गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी हिस्ट्री की जो क्लास अपने चालू कर रखी थी उसमें हमने देखा, अब तक की जो क्लास देखी उसमें हमने प्रमुख पुरास्थल देखेंगे, है ना। और पुरास्थल में हमने कुछ शॉर्टकट देखा था कि जैसे राजस्थान लोग बांका। जब हम बात करते हैं गुजरात की तो हम देखते हैं कि लो धोला रंगो प्रभाव गुजरात सु देखो। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो हम बोलते हैं आ बहू घर चल। इसके अलावा जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रोश आया चक दे फटे बाड़े में। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो बोलते हैं कुणाल ने मीठी राह बनाई और भर। चलो आगे पढ़ेंगे और वो क्या पढ़ेंगे बताओ। अब क्या पढ़े, पहले सिंधु सभ्यता का काल पढ़ ले, है ना। तो हेडिंग डाल दो सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल कर। सिंधु सिंधु सभ्यता का काल क्रम। और ये जो बात है बेटा, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। आपको बहुत सी जगह कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ जो जो इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है बेटा। एक मत समझते हो कि सभी लोग एक बात नहीं बोलते। तो सबसे पहले हम जिसने इसकी बात की उसी की बात कर लेते हैं, जॉन मार्शल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का निदेशक था। इसने इसका समय क्या बताया, इसने कहा 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ, एक पद्धति है बेटा कार्बन 14 पद्धति है। क्या है ये? कार्बन 14 जो पद्धति है वो ये कहती है 2750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और जो हमारी आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं वो ये कहती हैं 2300 ईसा पूर्व से, सॉरी 2700 है बेटा इस साइड, 2700 ईसा पूर्व से और 2300 ईसा पूर्व। और ये जो कार्बन 14 पद्धति है इसका दो विद्वान थे, उन्होंने समर्थन भी किया था। एक का नाम था रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल। इन दोनों ने कहा एक्चुअल में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल क्रम है वो क्या है, 2750 से 2350 ईसा, ठीक है। नोट डाउन कर, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम जो है इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसी इंडेक्स के रूप में कर लो, है ना, इसी इंडेक्स के रूप में। और नोट कर लो इसमें एक चीज छोटी सी, एनसीईआरटी को नोट कर दो, एनसीईआरटी। और वो कहती है क्या, 2500 ईसा पूर्व से
1700 ईसा पूर्व। अब देखो कल मैंने पढ़ाया था बेटा ईसा पूर्व में अपन उल्टे चलेंगे, बताया था ना, और वही हो रखा है, हो रखा है ना, हमने उल्टी संख्याएं लिख रखी हैं कल, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। हो गया, चलो अब इसी के नीचे नोट डाउन कर लो बेटा, यहां से कई बार एक प्रश्न आ जाता है, कई बार एक प्रश्न आ जाता है कार्बन 14 पद्धति के बारे में, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए कार्बन 14 पद्धति होती क्या है, ठीक है ना। अब एग्जाम में ध्यान रखना, अगर सामान्य क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन सा है, सामान्य प्रश्न आए तो आपको बताना है 2750 से 2350। इसके ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो सर्वमान्य मत, सर्वमान्य सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत क्या था, सर्वमान्य मत ये था कि 2750 से 2350, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताया है, तो आपको बताना है 3250 से 2700। सी कार्बन पद्धति या पूछ ले रोमिला थापर डीपी अग्रवाल इनके अनुसार, तो आपको बताना है 2750 से 2350। आरबीएससी इसको ये मानती है और एनसीईआरटी इसको ये मानती, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो बेटा छोटी सी, यही करवा देता हूं, कार्बन 14 पद्धति। एक व्यक्ति था विलियर एफ लिब्बी, है ना, और ये शिकागो का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, शिकागो। ये वही शिकागो की बात कर रहे हैं बेटा अपन, जहां स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था, 1896 में लिया था ना, कब लिया था, तो कब लिया था भाई, 86 में है। मेरे को तो भाई 96 ध्यान है, बाकी आपकी जीके कैसी है आप बता सकते है ना। कौन सी झील के किनारे है, मिशिगन झील, और ये वही झील है जो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने देखा था फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं, है ना, पूर्णतः यूएसए में, और इसी के किनारे शिकागो शहर बस, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, है ना। कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, कितने क्वेश्चन बता दिए, क्या देख रहे हो, शिकागो देख रहे हो क्या, कितना बताया, 93, ये भी खराब गलत बता रहा है ना, गलत बता रहा है, ये तो झूठ बोलता है ना।
अगर 93 बता रहा है तो ये है 96, ये मैं दावा कर सकता हूँ। हाँ देख लो, कर लो, है ना। अपनी शर्त लगती है कि क्या लगाओगे बताओ, या तो शर्त लगाओ जो कल जो मैंने लिखवाए हैं वो याद करके सुनाएगा, या मैं सुना दूंगा, एक को तो सुनानी पड़ेंगे ना, है ना, है? चलो, क्या होती है बेटा कार्बन 14 पद्धति, क्या होती है? देखो, कोई भी अगर जीवित वस्तु है ना, जीवित जैसे हमारा शरीर है, ठीक है ना, कोई भी जीवित वस्तु है, उस जीवित वस्तु में कार्बन के दो अणु होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है ये दोनों बराबर रहते हैं, क्या रहते हैं? दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वस्तु मर्त अवस्था में जाती है तो कार्बन 14 पद्धति, ये कार्बन 14 जो है ये घट जाता है। क्या करता है? घट जाता है। और जैसे ये घटता है तो ये 5750 वर्ष में जितना होता है उसका आधा रह जाता है। कितना रह जाता है? आधा। और इसी के आधार पर हम किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करते हैं, किसी भी वस्तु की आयु। जैसे कार्बन 14 पद्धति ने सिंधु घाटी सभ्यता में मान लो कोई घोड़े के हमें क्या मिल गए? अस्थि अवशेष, और हमने देखा कि उसमें कार्बन 14 अणु कितने प्रतिशत शेष है, उसी से हमने अनुमान लगाया कि ये अस्थि अवशेष कितने समय पहले का होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है? कार्बन 14 पद्धति में लिख लो बेटा, लिखो। हाँ जी बेटा, 93 है क्या? चलो फिर सही है, मैं सुना दूंगा कल, है ना, है ना, मैं सुना दूंगा। क्या लिखना है बेटा? लिखो। एक प्रश्न याद हो गया ना? क्या हुआ? शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893। कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। मनोविज्ञान यही कहता है ना, मनोविज्ञान यही कहता है बेटा कि कोई भी वस्तु हो उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लो, कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। हाँ, याद हो जाती है ना। चलो लिखो बेटा, किसी भी जीवित प्राणी में C12 व C14 अणु बराबर होते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 अणु की मात्रा घटती जाती है, लगभग 5750 वर्ष पश्चात C14 आधा रह जाता है, और इससे ही आयु का निर्धारण किया जाता है।
ओके बेटा। अब देखो दो बातें हैं, एक तो ये है याद दिलाना, लास्ट में अपन टॉपिक पूरा करेंगे। एक तो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है, और दूसरी क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। दो बातें लास्ट में पढ़ेंगे। अब एक एक पूरा स्थल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ना, एक एक पूरा स्थल। तो हेडिंग डाल दो प्रमुख पूरा स्थल, प्रमुख पूरा स्थल, प्रमुख पूरा स्थल। हेडिंग डाल दो अपनी प्रमुख पूरा स्थल, प्रमुख पूरा स्थल, प्रमुख पूरा स्थल, ठीक है। और सबसे पहला पूरा स्थल बताओ कौन सा पढ़े, जहां से शुरू हुआ वहीं से पढ़ेंगे। एक बेटा लास्ट में है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी याद दिलाना, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, विशेषताएं और पतन, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। क्या देखेंगे, हड़प्पा। चलो, हड़प्पा का खोजकर्ता, खोजकर्ता बताओ बेटा। राय बहादुर दया राम साहनी। कब की थी, हमने पहले पढ़ा है 1921। कहां है बेटा ये, कहां है, कहां है, सिंध में, पंजाब में। अभी अभी पढ़ा के आया था कि हमने रहमान को जलील किया, किया ना, और कहां जाकर इस्माइल की, हड़प्पा में जाकर इस्माइल नहीं करी थी क्या। तो कौन सी जगह है, सिंध में है, पंजाब में नहीं है। शर्त लगाते हैं क्या, हैं, लिखो बेटा माउंट गोमरी, माउंट गोमरी है बेटा, जो कि पंजाब, और पंजाब कहां है, पाकिस्तान। अभी भी आप जीत सकते हो, है ना, संभावनाएं हैं आपकी, है ना। और इसको बेटा वर्तमान में माउंट गोमरी का नाम बदल दिया है, इसको वर्तमान में, वर्तमान में कहते हैं बेटा इसको साहिवाल, साहिवाल, क्या कहते हैं, साहिवाल। फिर नदी बताओ, नदी बताओ, नदी बताओ, नदी बताओ, सिंधु, लिखो रावी, रावी नदी, मैं बता दूंगा, रावी नदी। और रावी नदी के बाएं तट पर, कौन से तट पर है, बाएं तट, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। और उत्खनन करता लिखो, उत्खनन करता, उत्खनन, क्या होता है बेटा ये उत्खनन, उत्खनन करता, खुदाई करने के लगा रहता है जो है,
इसका उत्खनन बेटा 2 बार हुआ, 1926 में, 1926 में और 26 में किसने किया? माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स। अब वत्स सुनना भी बड़ा मुश्किल हो गया है ना। और दूसरा कौन था? मार्टिमर व्हीलर, है ना। तो बेटा पढ़ेगी नहीं। अब इसको याद कैसे रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, याद करवा दूं अभी? पक्का करवा दूं क्या? चलो, यहां कालिया नहीं आएगा, है ना। यहां अपन कालिए को नहीं लाएंगे। यहां सूट वूट पहन के, यहां कौन है सूट वूट पहन के आया? आया कौन? साहनी। कौन था? साहनी, ठीक है ना। और साहनी आ गया बढ़िया तैयार होके आया, मेरी तरह कोट वोट पहन के, है ना। और जैसे ही साहनी आया तो ये चक्कर लगा रहा था, घूम फिर रहा था, तो इसको एक लुड़की मिलती है यहाँ, है ना, मिलती है ना लुड़की, है ना। और इस लुड़की का नाम क्या था? ठीक है, याद रखोगे। इन दोनों की बातें होती है ना, खूब बातें होती है। कहता है जी कैसे आए? बोला मैं तो खुदाई करने के लिए आया। खाना वाना खा के आई? मैं लाती हूँ खीर बनाकर, है ना। महात्मा बुद्ध को भी तो वो खीर ही खिलाई थी, है ना। सबसे बड़ी इंसान की शत्रु क्या होती है? औरत होती है ना। चलो, अपने को बेटा याद करना है ना, कैसे भी। साहनी था, इसको एक लड़की मिलती है जब खुदाई पे जाता है, जिसका नाम क्या था? राम। तो ये ऐसे खड़ा था ना, ऐसे खड़ा होगा ना, तो ये जब इससे बात करेगा तो कौन सा तट आएगा? बायां, याद रखोगे ना। तो इसने सबसे पहले इससे जब हाथ मिलाया तो कौन सा हाथ मिलाया? इसका तो मिला, इसका तो मिला बायां और इसका मिला दायां, याद रखोगे, बायां। अब इन दोनों में हो गया प्रेम। क्या हो गया? जब इनमें प्रेम हुआ तो हम पढ़ते हैं बेटा, इतिहास में जब पढ़ते हैं तो पंजाब में पढ़ते हैं साहिवाल की प्रेम कथा, पढ़ते हैं ना। तो वो शब्द याद रख लेना, पंजाब में हम बात करते हैं किसकी? साहिवाल। किसकी? साहिवाल। सारे शब्द याद हो गए ना? क्या क्या याद हुए? साहनी, रावी, पंजाब, साहिवाल और बायां। तो इनका एक सुंदर सा डायग्राम बना लो, सेम ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, ऐसे, है ना। कभी नहीं भूलोगे, है ना, कभी नहीं भूलो बेटा। जब पूरे करवाऊंगा ना भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे। ये कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज होती है जो आपको याद करने में तकलीफ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें एक सीरियल सी लगती हैं, है ना। ऐसे लगता है कि हाँ बेस्ट है, साहनी और रावी, है ना। तो तट याद रह जाएगा, रावी। कौन सा तट? बायां तट। कहां? पंजाब। कौन सी जगह? साहिवाल, है ना। तो ये बात याद रख लेना बस, है ना। अब बहुत सी लड़कियां तो इसकी भी डिजाइन, इस रावी को भी सुंदर बनाएंगी, है ना।
बनाओगी ना? सानी बेचारा चाहे ऐसे ही माटी में लौटता रहे हैं। मान गए भाई, मान गए आपको, है ना? बच्चों की ये सबसे बड़ी कलाकारी होती है। और कोई इन पीछे वाले सानियों का अगर कोई डायग्राम देख लेगा तो रावी बेहोश हो जाएगी, हैं? हैं? अरे इतना टाइम थोड़ा लगता है, अपना काम है बस, छोटा सा ऐसे बना लो बस। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये साहनी और ये रावी, बस हो गए दोनों, है ना? क्या हो गया? चलो चलो बेटा, अब देखो, है ना? बाद में देखना, बाकी बाद में बनाना, है ना? इसको पूरा करते हैं, है ना? अब देखो, जब इसकी बेटा खुदाई होती है तो यहां से 2 टिल्ले मिलते हैं। जब हम यहाँ खुदाई करते हैं तो यहाँ 2 टिल्ले मिलते हैं। जैसे मान लो हमने खुदाई की, हमने ये कोई परकोटा था, इस परकोटे की खुदाई की ना, तो इस परकोटे में हमें दो दो स्थान मिलते हैं। एक हमें मिलता है बेटा पूर्वी भाग में, जिसको हम कहते हैं पूर्वी टीला। क्या कहते हैं? पूर्वी टीला। और एक मिलता हमें पश्चिम, इसको कहते हैं पश्चिमी टीला। क्या कहते हैं? पश्चिमी। हमें 2 स्थान दिखते हैं, ठीक है ना? और ये जो पूर्वी टीला था ना, ये जो पूर्वी टीला, इसी पूर्वी टीले को कहते हैं नगर टीला। क्या कहते हैं? यानी कि यहां शहर था। क्या था? और ये जो टीला था, ये जो था, इसे कहते हैं अपन दुर्ग टीला। क्या कहते हैं? दुर्ग टीला, है ना? दुर्ग टीला, ये कौन सा है? दुर्ग। अब आपके दिमाग में 2 बातें आ रही होंगी बेटा। दुर्ग का मतलब क्या होता है? यहां सैनिक रह रहे होंगे ना। और नगर का मतलब क्या होता है? जहां शहर बसा होगा ना। अब देखो, यहां जो शहर बसा था, इन शहरों में जो सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे को समकोण प्रकार, क्या करती थी? समकोण प्रकार, ठीक है ना? और जो मकान बने हुए थे, वो मकान जैसे इसके समकोण पर ये होगी, और जो मकान बने हुए थे, वो मकानों की खिड़कियां जो बनी हुई थी, वो एक दूसरे की ओर गलियों में खुलते थे। क्या होते थे? एक दूसरे की ओर गलियों में खुलते थे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये जो पूर्वी टीला है, ये व्यापार का केंद्र होता है, ठीक है? जबकि जब हम पश्चिमी टीले में देखते हैं तो इस टीले में बेटा बने हुए थे एक तरफ 6 अन्नागार, 1 2 3 4 5 और 6, क्या बने हुए थे? 6 अन्नागार, ठीक है ना? बड़े बड़े अन्नागार बने हुए थे, ठीक है? दूसरी तरफ यहां कुछ बने हुए थे जिनको आजकल हम बोलते हैं क्वार्टर, बैरक। जैसे इनको देखकर ये लगता है कि ये कोई मजदूरों के आवास रहे हो, ठीक है? और ये जो क्वार्टर बने हुए थे, जो बैरक बने हुए थे, इनके सामने बना हुआ था चबूतरा। अपने घर पे सामने चबूतरा होता है ना, वैसा क्या बना हुआ था? चबूतरा।
तो हमें यहाँ से इस पश्चिमी टीले से हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, और अवशेष मिलते हैं गेहूं और जौ के। तो हमने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ जो सैनिक रहते थे उनके परिवार साथ रहते होंगे, है ना, और उनकी औरतें संभवतः, संभावना ही बताइए, संभवतः यहाँ बैठकर धान साफ करती हूं। ठीक है। और जैसे ही हमने देखा तो इनके इस पश्चिमी टीले के, जैसे मान लो ये क्या था अपना नदी, तो हमने देखा इस पश्चिमी टीले में के प्रवेश द्वार के पास यहां 4 नावें खड़ी हैं। यहां 4 क्या हैं? नाव। हो सकता है वो व्यापार करने के लिए आई हो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये जो था, इसमें हमने क्या क्या देखा बेटा, कि पश्चिमी टीला इसको दुर्ग टीला कहते हैं, पूर्वी टीला इसको नगर टीला कहते हैं ना। पश्चिमी टीले के अंदर 6 अनागार हैं, 6 अनागार हैं, मजदूरों के बैरक हैं, और एक चबूतरा बना हुआ है जिसके आस पास गेहूं और जौ के दाने बिखरे हुए हैं। तो हमने अनुमान लगाया कि संभवतः औरतें यहाँ धान साफ करती होंगी। ठीक है। और यहाँ इसके किनारे पर नदी में 4 नाव खड़ी हैं। ठीक है। और ये जो पूर्वी टीला था, इसमें सभी सड़कें समकोण पर काटती हैं, और इसके साथ इसका ये जो दक्षिणी भाग है, पूर्वी टीले का दक्षिणी भाग, जैसे ये वाला भाग दक्षिण का भाग है, यहां हमें कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। और वही कब्रिस्तान जिसको हम R37 और H, तो हमने देखा अब तक कि हड़प्पा जो सभ्यता थी ये 2 भागों में विभाजित थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हमने नाम क्या रखा? पूर्वी टीले को हमने कहा था कि हमारा जो पूर्वी टीला ये नगर टीला है, और पश्चिमी टीला जो है इसे हमने दुर्ग टीला कहा। और दुर्ग टीला जो था, ये जो टीला था, इसमें हमने प्रमुख क्या क्या स्थित था सारी डिटेल अच्छे से देख ली। अब देखो, हड़प्पा से कुछ अलग भी हमें मिला है। हड़प्पा से वो देखते हैं। अन्य पुरावशेषों में सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। मरण मूर्ति प्राप्त कहां से हुई है भाई? कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा यहां से एक प्रसाधन मंजूषा प्राप्त हुई है। क्या बोलते हैं? प्रसाधन मंजूषा, जिसे हम आजकल बोलते हैं शादियों में, जैसे अपन देखते हैं कि जो दुल्हन जो होती है अपने को श्रृंगार करने के लिए जो एक छोटा सा बॉक्स रखती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रसाधन मंजूषा। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है कांसे का दर्पण। क्या मिला है भाई? कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से हमें पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि हड़प्पा से सर्वाधिक अलंकृत मोहरे प्राप्त हुई हैं। मोहरे प्राप्त हुई हैं। संपूर्ण सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है, उस संपूर्ण सिंधु सभ्यता में अलंकृत मोहरे, मतलब जो मोहरे जिसके ऊपर कुछ डायग्राम बने हों उसे क्या कहते हैं? अलंकृत मोहरे। तो सर्वाधिक अलंकृत जो मोहरे प्राप्त हुई हैं वो हमें कहां से? हड़प्पा से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक
मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सर मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अलंकृत मोहरे जो कहां से मिली हैं, वो हमें मिली हैं हड़प्पा से। अब देखो यहां से नोट डाल के, यहां से नोट डाल के हम दो बातें लिखते हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत अच्छी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेटर बातें हैं भाई, है ना। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा स्थल जो है, इस स्थल से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? अन्नागार। और अन्नागार में हमने देखा था, अन्नागार में हमने देखा कि 6-6 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ये संपूर्ण 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 सैंधव सभ्यता का, संपूर्ण सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है, दूसरी सबसे बड़ी इमारत, दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। जबकि सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत लोथल का, सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो लोथल है, इस लोथल में जो डॉकयार्ड हमें मिला है, वो डॉकयार्ड संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर आपसे दूसरा पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा से जो अनागार मिला है, ये संपूर्ण सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ना। इसके अलावा ये जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता जो है, संपूर्ण सिंधु सभ्यता, संपूर्ण सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, संपूर्ण सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में विभक्त थे। परंतु धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीन भागों में विभक्त है, जो तीन भागों में विभक्त है। हमने यहां से दो प्रश्न देखे भाई कि हड़प्पा से जो हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है, वो अन्नागार संपूर्ण सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। जबकि संपूर्ण सिंधु सभ्यता जो है उसमें संपूर्ण सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, ये दो भागों में विभक्त थे, जिसमें एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जबकि धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जो तीन भागों में विभाजित था। और इसी के साथ हमारा एक स्थल कंप्लीट होता है, हड़प्पा। कौन सा स्थल कंप्लीट होता है? हड़प्पा। कल अपन देखेंगे इसमें मोहनजोदड़ो, और ऐसे अपने एक कंप्लीट करते हुए अपन कंप्लीट पूरा स्थल कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद भाई सबको।